स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज हम कक्षा 6 का पाठ 2 करेंगे और उसमें हम ये वाला टॉपिक करेंगे, जंतुओं के समूह कैसे बनाएं। इससे पहले हमने पढ़ा था कि पौधों के समूह कैसे बनाएं। अब हम पढ़ेंगे जंतुओं के समूह कैसे बनाएं। आपने पौधों के समूह बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली कुछ विशेषताओं के विषय में पढ़ा था। आइए अब जंतुओं के समूह बनाने के विषय में पढ़ते हैं। पौधों की भांति जंतु भी एक दूसरे से बहुत भिन्न होते हैं, अलग अलग होते हैं। क्या कभी आपने सोचा है कि हम इतने विविध प्रकार के जंतुओं के समूह कैसे बना सकते हैं? जंतु तो बहुत तरह के होते हैं, जैसे पौधे बहुत तरह के होते हैं तो जंतु भी बहुत तरह के होते हैं और वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा भिन्न होते हैं। तो इतने विविध प्रकार के जंतु का हम समूह कैसे बना सकते हैं? तो ज़रूरी नहीं है कि हम सभी विशेषताओं के आधार पर समूह बनाएं, हम कुछ समूह बना सकते हैं। आप ऐसी कौन सी विशेषताओं के बारे में सोच सकते हैं जिनका उपयोग इनका समूह बनाने के लिए किया जा सकता है? आपने पहले क्रियाकलाप 2.3 में जंतुओं के समूह बनाने के लिए कुछ आधार निर्धारित किए हैं। आइए इनमें से कुछ पर विस्तार से चर्चा करें। क्रियाकलाप 2.3 जो है, क्रियाकलाप 2.3 में देखिए खान पान का स्वभाव। खान पान के स्वभाव पर हमने जंतुओं का समूह बनाया था रहने के स्थान पर। खान पान का स्वभाव मतलब जैसे शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी। रहने का स्थान मतलब जो जल में रहते हैं, जो स्थल में रहते हैं और जल और स्थल में दोनों रहते हैं। तो इनके आधार पर हमने समूह बनाने की कोशिश की थी। तो आइए इनमें से कुछ पर विस्तार से चर्चा करते हैं। तो इन पर विस्तार से चर्चा करते हैं। अब क्रियाकलाप 2.9 में आइए पता लगाएं। आपने क्रियाकलाप 2.2 में कुछ जंतुओं की गति को अंकित किया था कि कोई चलता है, कोई जानवर चलता है, कोई उड़ता है, कोई तैरता है। इस तरह से आपने संभवतः यह भी देखा कि कुछ जंतु किस प्रकार एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति करते हैं। आइए जंतुओं में विभिन्न प्रकार की गतियों को जानने का प्रयास करें। 2.7 में अनेक जीव जंतुओं को दिखाया गया है। आप इस चित्र में स्वयं द्वारा देखे गए या अन्य जंतुओं को भी इसमें जोड़कर विविध प्रकार के जीव जंतुओं पर एक पोस्टर बना सकते हैं। चित्र 2.7 में देखकर यह बताने का प्रयास करें कि जंतुओं द्वारा गति के लिए शरीर के किस अंग का उपयोग किया जाता है। ये जो चित्र है इसमें ये देखकर बताना है कि जंतुओं द्वारा गति के लिए शरीर के किस अंग का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए, जैसे गाय है, गाय पैरों का उपयोग करती है। चींटी भी पैरों का उपयोग करती है। स्नेक जो है, जो सांप है, वो त्वचा का उपयोग करता है। ये जो है कान खजूरा, ये पैरों का उपयोग करता है। पक्षी जो है वो पंखों का उपयोग करती हैं। तितलियाँ भी पंखों का उपयोग करती हैं। मेंढक जो है पैरों का उपयोग करता है। कछुआ भी पैरों का उपयोग करता है। इस तरह से सांप जो है त्वचा का उपयोग करता है। और जो मछलियाँ हैं, मछलियाँ वो फिन्स का उपयोग करती हैं, जो पंख है इसका, और पूँछ का उपयोग करती हैं तैरने के लिए। तो इस तरह से अलग अलग जंतु अलग अलग अंगों का उपयोग करता है। जो गाय हैं वो पैरों का उपयोग करती हैं, चींटियाँ पैरों का, ये त्वचा का और ये पंखों का। इस तरह से ये पैरों का, ये पंखों का और ये जो है पूंछ का। तो इस तरह से अलग अलग जंतु अलग अलग अंगों का उपयोग करके गति करते हैं। इन जंतुओं को तालिका 2.5 में सूचीबद्ध करें। इन जंतुओं में गति करने के तरीकों को देखें। उनके चलने के लिए उपयोग किए जाने वाले शरीर के अंगों के नाम लिखें। तालिका 2.5 में सूचीबद्ध करना है इन जंतुओं को और इन जंतुओं की गति करने के तरीकों को देखना है कि कैसे गति करते हैं, चलते हैं, उड़ते हैं या रेंगते हैं। उनके चलने के लिए उपयोग किए जाने वाले शरीर के अंगों का नाम लिखना है। तालिका 2.5 में कुछ उदाहरण तो दिए गए हैं और इन जंतुओं का नाम लिखकर उसके बारे में हमें लिखना है। तो ये है तालिका 2.5। इसमें जैसे चींटी लिख दी है, बकरी, कबूतर, मक्खी, मछली, अन्य। तो चींटी जो है वो चलती है, तो यहाँ पर लिखेंगे चलना और टांगों से चलती है। बकरी चलना और कूदना, और कबूतर उड़ता है पंखों से। मक्खी चलना और उड़ना, पंख और पैर। मछली तैरती है किससे? पंखों से और पूंछ से भी, पूंछ की सहायता से डायरेक्शन बदलती है वो। अन्य में इनमें से लिख देंगे जो ऊपर लिख रखे हैं। जैसे गाय लिख लेते हैं यहाँ पर, गाय चलती है टांगों से। उसके बाद गाय के बाद हम यहाँ पर इनमें से ही लिख लेते हैं, ये जो है इनमें से कछुआ। उसके बाद सांप रेंगता है त्वचा से, या पक्षी लिख सकते थे, पक्षी उड़ता है और पंखों से। तालिका 2.5 में दी गई जानकारी के आधार पर क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? इस तालिका के आधार पर हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अलग अलग जंतुओं का गति करने का तरीका अलग अलग है, गति का प्रकार अलग अलग है। कोई चलता है, कोई कूदता है, कोई उड़ता है, कोई तैरता है, कोई रेंगता है। गति करने के लिए जो शरीर के अंग वो भी अलग अलग हैं। कोई टांगों का यूज करता है, कोई पैरों का, पंखों का और कोई त्वचा का। तो इस तरह से अलग अलग जंतु, जो विभिन्न प्रकार के जंतु होते हैं, वो विभिन्न प्रकार की गति करते हैं और विभिन्न प्रकार की गति करने के लिए विभिन्न प्रकार के शरीर के अंगों का उपयोग करते हैं। विभिन्न जंतुओं में अलग अलग प्रकार की गति होती है।
ये इसका निष्कर्ष है। विभिन्न प्रकार के जंतुओं में अलग अलग प्रकार की गति होती है। जंतु उड़ भी सकते हैं, दौड़ सकते हैं, रेंग सकते हैं, चल सकते हैं, कूद या फांद सकते हैं। ये जंतु एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए शरीर के विभिन्न अंगों का उपयोग करते हैं। इनके पास पंख, पैर, दूसरे अंग भी हो सकते हैं जो इन्हें चलने में सहायता करते हैं। चित्र एवं तालिका के माध्यम से हमने गति के प्रकार, गति के लिए प्रयुक्त शरीर के अंगों के आधार पर जंतु को पहचाना है। गति के प्रकार के आधार पर कि किस प्रकार की गति करते हैं और गति में प्रयुक्त होने वाले अंगों के आधार पर जंतु को पहचाना है। हम जंतुओं को उनकी गति के आधार पर समूह में कैसे बांट सकते हैं? गति के आधार पर समूह में बांटना, तो कोई तो उड़ता है, गति के आधार पर इस तरह समूह में बांटते, उड़ने वाले जंतु और रेंगने वाले जंतु, चलने वाले जंतु, दौड़ने वाले जंतु, कूदने वाले जंतु, इस तरह से। इसके अतिरिक्त अनेक जंतु आकृति के आधार पर, आकार के आधार पर, संरचना के आधार पर, रंग और अन्य विशेषताओं में एक दूसरे से भिन्न होते हैं। किसी की आकृति कैसी होती है, किसी का आकार कैसा होता है, किसी की संरचना, किसी का रंग और अन्य विशेषताएं एक दूसरे से भिन्न होती हैं। इनमें से कुछ विशेषताओं का उपयोग विभिन्न प्रकार के जंतु के समूह बनाने के लिए किया जा सकता है। जैसे पौधों की भांति ही जंतुओं के समूह बनाना उनकी विविधता को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। जंतुओं के समूह क्यों बनाए हमने? जैसे पौधों के समूह हमने बनाए थे, समूह बनाने से उनकी विविधता के बारे में समझना आसान हो जाता है। इसी तरह से पौधों की भांति जंतुओं के समूह बनाना भी उनकी विविधता को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। अगर हम जंतुओं के समूह बनाएंगे तो उनकी जो विशेषताएं हैं उनको हम आसानी से समझ सकते हैं, उनको समझना आसान होगा। वैज्ञानिक परिचय। जानकी अम्माल ये वैज्ञानिक थी, एक भारतीय वनस्पति शास्त्री थी जो पर्यावरण संबंधी कार्यों के प्रति समर्पित थी। उन्होंने भारत के पौधों की समृद्ध जैव विविधता का प्रलेखन और संरक्षण करने में सहायता की। उन्होंने साइलेंट वैली बचाओ आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण प्रमुख रूप से उन्होंने भारत में पौधों की विविधता का प्रलेखनीकरण करने के लिए कार्यक्रमों की शुरुआत की। ये भारतीय वनस्पति शास्त्र थी और उन्होंने पर्यावरण संबंधी बहुत सारे कार्य किए हैं। पौधों में जो जैव विविधता पाई जाती है उनके बारे में लेख लिखे हैं और उनके संरक्षण में सहायता भी की है। उन्होंने साइलेंट वैली बचाओ आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो इस तरह से वनस्पति को बचाने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। अब सफलता की कहानी। साइलेंट वैली बचाओ आंदोलन क्या था जिसमें इन्होंने भाग लिया? ये केरल में पालक्काड़ जनपद एक जंगल की वास्तविक कहानी है। यह अछूते, सुंदर, आर्द्र सदाबहार जंगल और उसकी समृद्ध जैव विविधता को संरक्षित करने के विषय में है। प्रसिद्ध साइलेंट वैली को उन आमजनों द्वारा चलाए गए एक अद्वितीय आंदोलन द्वारा बचाया गया था जो जंगल के आसपास भी नहीं रहते थे। जो जंगल के आसपास नहीं रहते थे उन लोगों ने इस आंदोलन में भाग लिया था। यह संघर्ष कुंतीपुड़ा नदी के समीप एक जल विद्युत बांध के प्रस्ताव के विरोध में 10 वर्षों तक जारी रहा। वहाँ पर जो कुंतीपुड़ा नदी है वहाँ पर जल विद्युत बांध बनाना था इन जंगलों को काटकर। तो लोगों ने इसका विरोध किया। उस समय लोगों ने व्यापक जागरूकता कार्यक्रम चलाए, संपादक को पत्र लिखा, समाचार पत्रों में छपवाया, सेमिनार लगाए। अंत में कोर्ट में याचिकाएं दायर की और अपील सहित सभी संभव उपलब्ध साधनों का इन्होंने उपयोग किया। इस प्रकार यह आंदोलन साइलेंट वैली को बचाने में सफल रहा और लास्ट में इन्होंने केस जीत लिया और साइलेंट वैली को बचाने में सफल रहा। वहाँ पर फिर जल विद्युत बांध नहीं बनाया गया और जंगलों को नहीं काटा गया। विभिन्न परिवेश में पौधे और जंतु। देखिए, जो पौधे और जंतु विभिन्न परिवेश में पाए जाते हैं वो अलग अलग परिवेश में अलग अलग पौधे और जंतु पाए जाते हैं। एक ही पौधा अगर ठंड में कहीं पर है तो वो अलग तरह का होगा और गर्मी में कहीं पर है तो वो अलग तरह का होगा। विभिन्न परिवेश में अलग अलग तरह के पौधे पाए जाते हैं, अलग अलग तरह के जंतु पाए जाते हैं। संभवतः आपने प्रकृति की सैर के दौरान अवलोकन किया होगा कि विभिन्न जीव जंतु विभिन्न प्रकार के परिवेश में रहते हैं। आपने तालिका 2.5 में जीव जंतु की गति को भी अंकित किया है। क्या जंतु की गति उसके परिवेश पर निर्भर करती है? जंतु किस प्रकार की गति करते हैं वो उस परिवेश पर निर्भर करती हैं जहाँ पर वे जंतु रहते हैं। जैसे कि मछली है, पानी में रहती है तो अलग तरह की गति करती है। कछुआ है जो पानी में भी रहता है और स्थल पर भी रहता है, वो अलग तरह की गति करता है। गाय जो है स्थल पर रहती है वो अलग तरह की गति करती है। पक्षी जो है वायुमंडल में उड़ती हैं, अलग तरह की गति करते हैं। तो जंतुओं की गति उनके परिवेश पर भी निर्भर करती है। उदाहरण के रूप से हम मछली और बकरी को लेते हैं। मछली जल में तैरती है और जल में गति करने के लिए इसके पास धारा रेखीय स्ट्रीमलाइंड शरीर और पंख होते हैं। जल में मछली गति करती है तो इसीलिए उसका शरीर धारा रेखी या स्ट्रीमलाइंड शरीर बनाया गया है। धारा रेखी शरीर इस तरह का होता है, आगे से पतला, फिर मोटा, फिर पतला, ये धारा रेखी शरीर होता है। और जो जल की धारा होती है उसमें ये आसानी से गति कर सकती है। तो इसलिए
इसका जो शरीर है, इसकी जो शेप है, ये आकार, ये धारा रेखीय है। और इसके पंख होते हैं, ये फिन्स हैं। देखिए बकरी के फिन्स थोड़ी हैं, बकरी को क्या ज़रूरत है, बकरी तो घास चरेगी, बकरी को पानी में तैरना थोड़ी है। बकरी घास वाले क्षेत्र में रहती है और टांगों की सहायता से चलती है। जंतुओं के आकार एवं आकृति भी एक दूसरे से भिन्न होते हैं। जहाँ पर जो भी जंतु रहता है, जिस प्रवेश में जो जंतु रहता है, उसी के हिसाब से ही उन जंतुओं में विशेषताएं होती हैं। उन जंतुओं की विशेषताएं भी परिवेश के अनुसार ही होती हैं। अब देखिए बकरी ऐसी है, बकरी की टांगें भूमि पे चलने में सहायता करती हैं और मछली के पंख जो है वो पानी में तैरने में सहायता करते हैं। आइए तुलना और विश्लेषण करें। तालिका 2.6 को देखें, श्यामपट्ट पर उसके जैसी एक तालिका बनाएं। तालिका 2.6, ये है तालिका 2.6, ये वाली। क्रम संख्या लिखें यहाँ 1, 2, 3। मरुस्थल में रहने वाले जंतु, पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले और जंतु या पौधे, और महासागर में रहने वाले या जंगल में रहने वाले या अन्य। ऐसी तालिका हमें बनानी है। अब उन पौधों और जंतु के नाम की सूची बनाइए जिन्हें आप और आपके सहपाठियों ने इन स्थानों पर देखा है। यहाँ पर मरुस्थल में क्या क्या देखा है, पौधों और जंतु के नाम लिखने, पौधों के नाम भी लिखने हैं इसमें। पर्वतों पर कौन कौन से पौधे और कौन कौन से जंतु देखे वो लिखने हैं। महासागर में कौन कौन से जंतु या कौन कौन से पौधे देखे वो लिखने हैं। जंगल में जो जो देखे हैं वो लिखने हैं, अथवा जिनके बारे में आप जानते हैं ये लिखने हैं। कुछ उदाहरण दिए गए हैं, आप और उदाहरण भी जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मरुस्थल में जैसे ऊँट रहता है और अन्य जो दूसरे जंतु है वो खच्चर रहते हैं, ये लिख सकते हैं। पर्वतीय क्षेत्र में जो पौधे हैं, देवदार, कवृक्ष और नागफनी। महासागर में मछलियाँ रहती हैं और वेल रहती है, डॉल्फिन वगैरह रहती हैं। जंगल में शेर रहता है, चीता रहता है और भी बहुत सारे जानवर रहते हैं, गैंडा वगैरह। और अन्य कहीं पर लिखना है तो यहाँ पर लिख सकते हैं, जैसे बर्फीला, बर्फ़ में लिख सकते हैं। बर्फ़ में यहाँ पर रेनडियर रहता है, बर्फ़ में रेनडियर। पेंगुइन लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए विभिन्न क्षेत्रों में पाए जाने वाले जंतुओं और पौधों के संबंध में विभिन्न क्षेत्रों में जो जंतु और पौधे पाए जाते हैं वो अलग अलग तरीके के पाए जाते हैं। आप अपने अवलोकनों पर सहपाठियों के साथ चर्चा करें। तालिका 2.6 में आप देख सकते हैं कि एक प्रकार के क्षेत्र में पाए जाने वाले पौधे एवं जंतु अन्य प्रकार के क्षेत्रों से अलग होते हैं। जैसे ऊँट है, ऊँट मरुस्थल में पाया जाता है और मछलियाँ जो है महासागर में पाई जाती हैं। यहाँ पर्वतीय क्षेत्रों में हम याक लिख लेते हैं यहाँ पर। तो ऊँट जो है याक से अलग होता है, ऊँट मरुस्थल में पाया जाता है और जो याक है वो बर्फीले एरिया में पाया जाता है, तो पर्वतों पर पाया जाता है। तो ये देखिए ऊँट की विशेषता और याक की विशेषताएं बिल्कुल अलग हैं। और यहाँ पर मछली है, इनकी विशेषताएं इनसे याक से ऊँट से बिल्कुल अलग है। शेर की विशेषताएं, शेर और चीते की विशेषताएं व्हेल मछली, याक और ऊँट से बिल्कुल अलग है। तो इस तरह से एक क्षेत्र में पाए जाने वाले पौधे और जंतु अन्य प्रकार के क्षेत्रों में पाए जाने वाले पौधे और जंतुओं से भिन्न होते हैं। मरुस्थल में मोटे और मांसल तने युक्त नागफनी के पौधे, मरुस्थल में नागफनी के पौधे पाए जाते हैं। इस प्रकार के होते हैं, कांटे वाले होते हैं और इनका जो गुद्दा होता है बड़ा मोटा होता है, उसमें जेली जैसा पदार्थ भरा होता है। कक्षा में चर्चा के दौरान एलेक्स को याद आया कि उसने राजस्थान के मरुस्थलों में मोटे और मांसल तने वाले नागफनी के पौधों को देखा था। राजस्थान के मरुस्थलों में मोटे और मांसल तने वाले नागफनी के पौधों को देखा था एलेक्स ने। माया बताती है उसने हिमाचल प्रदेश के हिमालयी क्षेत्रों में देवदार के वृक्षों को देखा था। देवदार के वृक्ष बहुत ऊंचे ऊंचे होते हैं। साथ ही उसने यह भी बताया कि ये वृक्ष शंकु आकार के होते हैं। ये देखिए देवदार के वृक्ष हैं और इनकी शाखाएं लचीली और झुकी हुई होती हैं, जैसे अगर इन पर बर्फ़ पड़ती है तो वो फिर नीचे फिसल जाती है। इस तरह से अगर हार्ड होगी तो बर्फ़ इनके ऊपर पड़ी रहेगी और ये तो सूख जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए जो मरुस्थल में नागफनी के पौधे मरुस्थल में पाए जाते हैं और देवदार के पाए जाते हैं बर्फीले एरिया में। तो देखिए कितना अंतर दोनों में। इनमें कांटे होते हैं, सूखे होते हैं ये, और ये हरे भरे होते हैं। और इनकी जो टहनियाँ हैं ये लचीली होती हैं और ये शंकु आकार के होते हैं, ये ऐसे होते हैं। और ये होते हैं नाग के फन के जैसे आकार के। यहाँ यह ध्यान देना आवश्यक है कि अलग अलग क्षेत्रों में पाए जाने वाले ये दोनों प्रकार के पौधे एक दूसरे से भिन्न होते हैं। यानी रिजल्ट ये निकलता है कि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के पौधे पाए जाते हैं और अलग अलग प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। आइए पता लगाते हैं कि ऐसा क्यों होता है।
एक क्षेत्र की जैव विविधता अन्य क्षेत्र की जैव विविधता से अलग क्यों होती है? एक क्षेत्र में जो जीव जंतु या पौधे पाए जाते हैं वो अन्य क्षेत्रों में जो जीव जंतु पाए जाते हैं उनसे अलग क्यों होती है? आइए इसका पता लगाएं, ऐसा क्यों होता है। तो अब हम ये पता करेंगे कि एक क्षेत्र की जैव विविधता अन्य क्षेत्रों की जैव विविधता से अलग क्यों होती है। एक क्षेत्र में जो जीव रहते हैं या पेड़ पौधे रहते हैं वो अन्य क्षेत्रों में रहने वाले जीव और पेड़ पौधों से अलग क्यों होते हैं, उनमें जो विशेषताएं होती हैं वो अलग क्यों होती है। मतलब एक क्षेत्र के जो जीव होते हैं या पेड़ पौधे होते हैं वो अन्य क्षेत्रों के जीव और पेड़ पौधों से अलग क्यों होते हैं, ये हम पता करते हैं। मरुस्थलीय क्षेत्रों में बहुत कम जल उपलब्ध होता है। देखिए मरुस्थलों में जल बहुत कम होता है, मरुस्थल सूखे होते हैं। शुष्क मरुस्थल दिन में अत्यधिक गर्म होते हैं। मरुस्थल दिन में बहुत गर्म होते हैं और रात्रि में अत्यधिक ठंडे होते हैं, क्योंकि वहाँ पर रेत होती है। मरुस्थलों में जो रेत होती है ना, उसके कारण मरुस्थल दिन में तो बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं, क्योंकि जो रेत होता है वो बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, वो बहुत ज़्यादा गर्म होता है और बहुत जल्दी ठंडा भी हो जाता है। अगर ठंड पड़ती है तो बहुत जल्दी ठंडा भी हो जाता है रेत। तो इसके कारण दिन में रेत बहुत गर्म हो जाता है तो दिन में बहुत गर्मी होती है, रात में रेत ठंडा हो जाता है तो रात में ज़्यादा ठंड होती है। इसलिए आपको इन क्षेत्रों में ऐसे पौधे और जंतु मिलेंगे जो दिन के समय अत्यधिक गर्मी झेल सकते हैं और रात के समय अत्यधिक ठंड झेल सकते हैं। तो रात्रि के समय अत्यधिक ठंड वाली परिस्थितियों में रह सकते हैं। मरुस्थल में पाए जाने वाले पौधों के मांसल तने जल को संग्रहित कर सकते हैं। मरुस्थल में जो पौधे पाए जाते हैं ना, उनके जो तने होते हैं ना वो मांसल होते हैं। मतलब जैसे वो होता है एलोवेरा का पौधा जो है वो मोटा मोटा गुद्देदार होता है। नागफनी का जो पौधा होता है, नागफनी का पौधा भी गुद्देदार सा होता है। तो मरुस्थल में जो पौधे पाए जाते हैं वो मांसल तने वाले पाए जाते हैं और ये जल संग्रहित कर सकते हैं। इनके अंदर जल संग्रहित रह सकता है, जल स्टोर रह सकता है इनके अंदर, और उन स्थानों की गर्म परिस्थितियों को सहन करने में पौधों की सहायता करते हैं। और जो इसके अंदर जो जल होता है ना वो गर्मी को सहन करने में इन पौधों की सहायता करता है, क्योंकि अगर इनकी पत्तियां पतली पतली होंगी और पौधों की तरह तो फिर ये जल्दी सूख जाएंगे, ये गर्मी में मर जाएंगे। लेकिन इनके अंदर जल भरा होता है, ये मांसल होते हैं, मांसल तने वाले होते हैं। इनके तने में पानी भरा होता है, उससे इन स्थानों की जो गर्मी पड़ती है ना, उन स्थानों पर मरुस्थलों में जो गर्मी पड़ती है उनको सहन करने में पौधों को सहायता मिलती है। अब ये तो था मरुस्थल में पाए जाने वाले जो पौधे होते हैं वो कैसे सर्दी और गर्मी से बच सकते हैं, सर्दी और गर्मी को कैसे सहन कर सकते हैं। अब बहुत ठंडे पर्वतीय क्षेत्रों में जो पौधे पाए जाते हैं वो कैसे सर्दी को सहन कर सकते हैं, उनमें ऐसी क्या विशेषताएं होती हैं। तो बहुत ठंडे पर्वतीय क्षेत्रों में हिमपात होता है, मतलब बर्फ़ गिरती रहती है। हिमपात का मतलब बर्फ़ गिरना। ऐसी परिस्थितियों में जीवित रहने के लिए कुछ वृक्षों की बनावट ऐसी होती है कि उन पर बर्फ़ टिकती नहीं है। देखिए ऐसी होती है उनकी बनावट, ऐसी होती है, ऐसी शंकु आकार सी, और ये जो पत्तियां नीचे की तरफ इस तरह से ऐसे ढलान सी होती है, नीचे की तरफ होती है इस तरह से। तो इनकी जो बनावट इस तरह से होती है कि बर्फ़ अगर गिरे तो यहाँ से फिसल जाए, बर्फ़ अगर गिरे तो नीचे फिसल जाती है। तो उन पर बर्फ़ टिकती नहीं है बल्कि आसानी से फिसल जाती है। अगर ऐसे पेड़ होंगे, अगर ठंडे एरिया में पर्वतीय क्षेत्रों में अगर ऐसे पेड़ होंगे तो यहाँ पर बर्फ़ गिरेगी, यहाँ पर बर्फ़ इसके ऊपर रखी रहेगी और ये फिर गल जाएंगे, मतलब ये पेड़। तो इन क्षेत्रों में जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं, जो वृक्ष पाए जाते हैं, उनकी आकृति जो है ना शंकु आकार होती है। शंकु आकार मतलब इस तरह से, इस तरह की आकृति होती है। नीचे झुकी हुई शाखाएं होती हैं, इनकी शाखाएं नीचे की तरफ झुकी हुई होती हैं, ये शाखाएं नीचे की तरफ झुकी हुई होती हैं। उन्हें आसानी से ऐसा करने में सक्षम बनाती है। मतलब ऐसी बनावट के कारण इनके ऊपर बर्फ़ नहीं टिकती बल्कि आसानी से फिसल जाती है। देवदार के वृक्षों की आकृति जो शंकु आकार आकृति है और नीचे झुकी हुई शाखाएं होती हैं उनमें, उन्हें आसानी से ऐसा करने में सक्षम बनाती है। यानी पर्वतीय क्षेत्रों में देवदार के वृक्ष पाए जाते हैं ठंडे एरिया में। अब आप समझ गए होंगे कि विभिन्न स्थानों की जैव विविधता भिन्न परिस्थितियों के कारण एक दूसरे से बहुत अलग होती हैं। अब समझ गए होंगे कि विभिन्न स्थानों पर जैव विविधता भिन्न क्यों होती है, क्योंकि वहाँ की परिस्थितियाँ भिन्न होती हैं। इन भिन्न परिस्थितियों के कारण विभिन्न स्थानों की जैव विविधता भी भिन्न होती है और एक दूसरे से अलग होती है। तो अब आप समझ गए होंगे कि विभिन्न स्थानों की विभिन्न परिस्थितियों के कारण जो विभिन्न जीव जंतु हैं वो एक दूसरे से अलग तरह के होते हैं। जैव विविधता अलग तरह की पाई जाती है क्योंकि विभिन्न जगह, मतलब अलग अलग जगह की अलग अलग परिस्थितियाँ होती हैं। कहीं पर ज़्यादा गर्मी होती है, कहीं पर ज़्यादा ठंड होती है, कहीं पर बारिश होती है। तो इस तरह से अलग अलग
जगह की, अलग अलग स्थानों की परिस्थितियाँ अलग अलग होती हैं, इसके कारण जैव विविधता भी अलग होती है। देखिए यहाँ पर हमने पौधों का उदाहरण लिया है, अब हम जंतुओं का उदाहरण लेकर देखते हैं। राजस्थान के गर्म मरुस्थल में ऊँट और लद्दाख के ठंडे मरुस्थल में ऊँट। यहाँ पर ये है राजस्थान का गर्म मरुस्थल का ऊँट, ये है ठंडे मरुस्थल का ऊँट। तो राजस्थान का जो गर्म मरुस्थल का ऊँट है ना, उसमें देखिए यहाँ पर एक कुबड़ है, इसमें देखिए दो कुबड़ हैं ये, और इसकी टांगें लंबी लंबी हैं, ये देखिए टांगें लंबी लंबी है, इसकी छोटी छोटी हैं। इसके बाल ज़्यादा हैं, इसके बाल कम हैं। यहाँ पर इसके खुर जो है ना चौड़े चौड़े होते हैं और इसके खुर छोटे छोटे होते हैं। यहाँ पर देखिए पैर इसके लंबे, इसके छोटे। तो इस तरह से इनमें भी विविधता पाई जाती है। इनमें क्योंकि यहाँ पर गर्मी ज़्यादा होती है, इसके कारण इसकी विशेषताएं इस प्रकार की पाई जाती हैं। यहाँ पर सर्दी ज़्यादा होती है, इसलिए इनमें जो विशेषताएं पाई जाती हैं वो इस प्रकार की पाई जाती हैं। तो राजस्थान का गर्म मरुस्थल का जो ऊँट है और लद्दाख के ठंडे मरुस्थल का जो ऊँट है, इनके चित्र देखिए। इन दोनों जंतुओं में आपको क्या अंतर दिखाई देते हैं और अंतरों के कारण ऊँटों को क्या लाभ होते हैं, अंतरों के कारण ऊँटों को क्या लाभ होते हैं। तो मैंने अंतर ये बता दिए। इस पर एक कुबड़ होता है, इस पर दो कुबड़ होते हैं। इसके बाल छोटे छोटे हैं, इसके बाल लंबे लंबे होते हैं। ये इसकी टांगें हैं ना, ये लंबी लंबी होती हैं, इसकी टांगें छोटी छोटी होती हैं। इसके खुर चौड़े चौड़े होते हैं, इसके खुर चौड़े चौड़े गद्देदार होते हैं, इसके खुर छोटे छोटे होते हैं। और ये जो है ये कई दिनों तक बिना पानी पिए रह सकता है। तो ये इन दोनों में अंतर हैं, ये दोनों में अंतर है और इनके क्या लाभ होते हैं ये हम इसमें पढ़ते हैं। गर्म मरुस्थल के ऊँटों के पैर लंबे होते हैं जिनमें चौड़े खुर होते हैं। एलेक्स ने साझा किया कि उनकी दादी ने उन्हें बताया कि ऊँट के लंबे पैर और चौड़े खुर ऊँटों को रेतीले मरुस्थल की रेत में बिना दहसे चलने में सहायता करते हैं। तो देखिए यहाँ पर इसके लंबे लंबे पैर हैं और चौड़े खुर हैं, तो रेत में धंसते नहीं हैं, ये रेत में आसानी से चल पाते हैं ये। और इनके जो लंबे लंबे पैर हैं ना, इसके कारण देखिए जो इसका शरीर है ये रेत के टच में नहीं आता, क्योंकि रेत दिन में बहुत गर्म हो जाता है। तो अगर ये पैर छोटे छोटे होते तो रेत के ज़्यादा नज़दीक हो जाता है इसका जो शरीर है, और ये तो गर्मी से जल जाता। तो इसके जो लंबे पैर हैं ना, ये इसके शरीर को गर्मी से बचा कर रखते हैं, काफ़ी ऊपर रखते हैं रेत से, तो इसलिए इनका शरीर गर्मी से बचा रहता है इनकी लंबी लंबी टांगों के कारण। और इनके जो चौड़े खुर हैं, इनसे ये रेत में आसानी से चल सकते हैं, धंसते नहीं हैं ये। दूसरी ओर जो ठंडे मरुस्थल के ऊँट हैं उनकी ऊंचाई कम होती है और पैर गर्म मरुस्थल के ऊँटों की तुलना में छोटे होते हैं। इनकी ऊंचाई देखिए, ये छोटे पैर होते हैं, इनके पैर छोटे होते हैं, खुर है ना ज़्यादा चौड़े नहीं होते, जिनके कारण ये आसानी से बर्फ़ में चल सकते हैं। अगर लंबे लंबे पैर होंगे इनके तो ये आसानी से नहीं चल पाएंगे, धंस जाएंगे, अंदर तक धंस जाएंगे। दूसरी ओर ठंडे मरुस्थल में रहने वाले ऊँटों की ऊंचाई कम होती है और पैर गर्म मरुस्थल के ऊँटों की तुलना में छोटे होते हैं। ये छोटे पैर उन्हें ठंडे पहाड़ी मरुस्थलीय क्षेत्रों में आसानी से चलने में सक्षम बनाते हैं। इनके छोटे पैरों के कारण ये बर्फ़ में आसानी से चल पाते हैं, इनके बड़े पैरों के कारण ये मरुस्थल में आसानी से चल सकते हैं। मरुस्थलीय परिस्थितियों में, मरुस्थल की जो परिस्थितियाँ होती हैं वहाँ पर भोजन सहजता से उपलब्ध नहीं होता। जो मरुस्थल होते हैं ठंडे हो या गर्म, उनमें भोजन आसानी से नहीं मिल पाता। ऊँट अपने कुबड़ में भोजन को संचित करते हैं। यहाँ पर गर्म मरुस्थल में जो ऊँट रहते हैं उसका एक कुबड़ है और यहाँ पर दो हैं। तो देखिए गर्म मरुस्थल में फिर भी थोड़ा बहुत कुछ मिल जाता है, लेकिन लद्दाख के ठंडे मरुस्थल में खाने को नहीं मिलता है। तो ये क्या करते हैं, इस कुबड़ में अपना भोजन स्टोर करके रखते हैं। जब इनको खाना मिलता है तो उस खाने को कुछ को तो खा लेते हैं और कुछ को विषम परिस्थितियों में काम लेने के लिए भोजन को यहाँ पर स्टोर करके रखते हैं। तो जब यहाँ बर्फ़ पड़ती है, सर्दियों में बर्फ़ बहुत ज़्यादा पड़ती है, तो उस टाइम तो बिल्कुल खाना इनको मिलता ही नहीं है। तो फिर ये पहले ही इस भोजन को स्टोर करके रख लेते हैं और उन दिनों में इस भोजन को फिर यूज करते हैं। मरुस्थलीय परिस्थितियों में भोजन सहजता से उपलब्ध नहीं होता, मरुस्थलों में भोजन आसानी से नहीं मिलता। ऊँट अपने कुबड़ में भोजन को संचित रखते हैं, ऊँट अपने कुबड़ में भोजन को स्टोर करके रखते हैं। गर्म मरुस्थलों के ऊँटों के एक कुबड़ होता है जो भोजन की कमी के दौरान उन्हें जीवित रहने में सहायक होता है, और जो ठंडे मरुस्थल होते हैं उनके ऊँटों में दो कुबड़ होते हैं। ये दोनों कुबड़ सर्दियों के अंत के दिनों में छोटे हो जाते हैं, क्योंकि सर्दियों में भोजन इनको मिलता नहीं है, और फिर ये कुबड़ वाला जो भोजन है, कुबड़ में जो भोजन स्टोर है उनका यूज करते हैं, क्योंकि ठंडे मरुस्थल में अधिक भोजन उपलब्ध नहीं होता है और उस समय उन्हें कुबड़ों में संचित भोजन का उपयोग करना पड़ता है। उनके सिर से लेकर गर्दन तक के निचले भाग तक लंबे बाल होते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक लंबे लंबे बाल होते हैं, यहाँ तक, यहाँ पर भी इनके बाल होते हैं, यहाँ पर भी बाल होते हैं पैरों में, जो लद्दाख के बर्फीले मौसम में उन्हें जीवित रहने में सहायक
होते हैं, जो कि लद्दाख के बर्फीले मौसम में, क्योंकि देखिए जो बाल होते हैं ना इनके, वो बहुत गर्म होते हैं, लंबे लंबे बाल होते हैं, तो बर्फ़ पड़ती है तो ठंड बहुत हो जाती है, तो उस ठंड से ये जो इसके बाल हैं, लंबे लंबे बाल, ये इन्हें बचाते हैं सर्दी से। मरुस्थल में ऊँटों को जीवित रहने में कौन सी अन्य विशेषताएं सहायक होती हैं? मरुस्थल में जो ऊँट रहते हैं उनको जीवित रहने के लिए ये विशेषताएं तो बता दी यहाँ पर, उनके अलावा भी कुछ विशेषताएं होती है जो उनको जीवित रहने में सहायक होती हैं। कक्षा के अन्य विद्यार्थियों ने भी अपने अवलोकनों को साझा करना आरंभ कर दिया। राजस्थान की रहने वाली काशी ने कहा कि ऊँट जो है ना कम मात्रा में मूत्र विसर्जन करते हैं, कम मात्रा में मूत्र करते हैं ये, और उनका गोबर भी सूखा होता है और उन्हें पसीना भी नहीं आता है। तो कम मात्रा में पानी वेस्ट होता है क्योंकि उन्हें पसीना भी नहीं आता है, गोबर भी सूखा होता है, तो उसमें जो पानी है ना उनका शरीर से कम निकलता है। चूँकि ऊँट अपने शरीर से बहुत अधिक पानी का त्याग नहीं करते, तो इसलिए बिना जल पिए हुए कई दिनों तक रह सकते हैं। हमारे भी पसीने आते हैं, अगर हम गर्मियों में जैसे ज़्यादा प्यास क्यों लगती है, क्योंकि गर्मियों में ज़्यादा पसीना उड़ता रहता है, तो हमारे शरीर के अंदर से पानी उड़ता रहता है, तो इसलिए हमें बार बार प्यास लगती है। तो अधिक पानी का ये त्याग नहीं करते, तो इन्हें ज़्यादा प्यास नहीं लगती, तो बिना जल पिए ये कई दिनों तक रह सकते हैं, जो ऊँट मरुस्थल में रहते हैं वे वाले ऊँट। अब यहाँ पर मायर ने नीलगिरी के 16 वन में देखे खूबसूरत लाल फूलों वाले बुरांस। यहाँ पर नीलगिरी के 16 वन में ये लाल रंग के बुरांस के पौधे देखे, और बुरांस के पौधे देखे। उसने बताया कि बुरांस की ऊंचाई कम होती है, यहाँ पर ऊंचाई इनकी कम होती है, और इनके पत्ते भी छोटे होते हैं ताकि पहाड़ की चोटियों पर तेज़ हवा में जीवित रह सकते हैं। नीलगिरी के जो पर्वत हैं वहाँ पर ये जो पौधे पाए जाते हैं ना, ये छोटी छोटी हाइट के पाए जाते हैं, इनकी पत्तियाँ भी छोटी होती हैं वहाँ पर, क्योंकि बहुत ज़्यादा हवाएं चलती रहती, तेज़ हवाएं चलती हैं, पर्वतों की चोटियों पर तेज़ हवाएं चलती हैं, तो अगर ये लंबे लंबे होते ये तो तेज़ हवाओं से ये टूट जाते, गिर जाते ये, तो ये छोटे छोटे होते हैं, इससे ये बचे रहते हैं टूटने से। उनके पत्ते भी छोटे होते हैं ताकि वे पहाड़ की चोटियों पर तेज़ हवाओं में जीवित रह सकें। लेकिन जो सिक्किम में रहने वाली जो पेमा है वो बताती है कि उनके पास जो पहाड़ है वहाँ पर भी बुरांस के पौधे पाए जाते हैं, लेकिन वहाँ पर बुरांस के लंबे पौधे पाए जाते हैं, यहाँ पर ये लंबे लंबे पौधे पाए जाते हैं। यहाँ पर वहाँ पर तेज़ हवाएं नहीं चलती, तो यहाँ पर लंबे लंबे पौधे पाए जाते हैं। इसलिए भिन्न क्षेत्रों में पाए जाने वाले बुरांस के पौधे भी उन क्षेत्रों में जीवित रहने के लिए विभिन्न विशेषताएं प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर जो नीलगिरी के वन में रहते हैं उनकी हाइट कम होती है, और जो सिक्किम के पहाड़ों में रहते हैं उनकी हाइट ज़्यादा होती है। तो विभिन्न क्षेत्रों में जो पेड़ या पौधे रहते हैं विभिन्न विशेषताएं प्रदर्शित करते हैं। सागर अपने सहपाठियों को बताता है कि वह एक विशेष समारोह के लिए अपने माता पिता के साथ अंडमान निकोबार द्वीप से हो गया। वहाँ उसने महासागर में विशाल व्हेल देखी और रंगीन मछलियों को देखा। उसके पिता ने उसे समझाया था कि मछलियों का शरीर धारा रेखित होता है, धारा रेखित शरीर, जिससे उनके लिए जल में तैरना आसान हो जाता है। धारा रेखित शरीर मैंने बताया था इस तरह का शरीर होता है, इस तरह का, आगे से पतला, बीच में से मोटा और फिर पीछे से यहाँ से पतला। तो मछलियों का शरीर जो है इस तरह का होता है, धारा रेखित शरीर, जिनसे वे आसानी से जल में तैर सकती हैं। हमने सीखा कि किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पौधों और जंतुओं की अपनी विशिष्ट विशेषताएं होती हैं। विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले जो पौधे या जंतु, उनमें विशिष्ट विशेषताएं होती हैं जो उन्हें वहाँ जीवित रहने के लिए सक्षम बनाती हैं। यहाँ पर देखिए 2 तरह के बुरांस के पौधे, ये अलग तरह का है, इसकी विशिष्ट विशेषताएं अलग हैं, इसकी विशिष्ट विशेषताएं अलग हैं जो उन्हें वहाँ जीवित रहने के लिए सक्षम बनाती है। ये विशिष्ट विशेषताएं जो पौधों और जंतुओं को किसी विशेष क्षेत्र में जीवित रहने के सक्षम बनाती है, उन्हें अनुकूलन कहा जाता है। इन विशिष्ट विशेषताओं को जो पौधों और जंतुओं को किसी विशेष क्षेत्र में जीवित रहने के सक्षम बनाती है, उन्हें अनुकूलन कहा जाता है। देवदार के पेड़ का आकार, बुरांस की ऊंचाई, ऐसे अनुकूलन हैं जो उन्हें पर्वतीय क्षेत्रों में जीवित रहने में सक्षम बनाते हैं। वह स्थान जहाँ पर कोई भी जीव जंतु रहता है या कोई भी पेड़ पौधे रहते हैं, वह स्थान उनका आवास कहलाता है। वह स्थान जहाँ पेड़ पौधे जीव जंतु रहते हैं उसे उनका आवास कहते हैं। उदाहरण के लिए समुद्री कछुओं का आवास समुद्र या महासागर है। ऊँट का आवास गर्म या ठंडा मरुस्थल है। बुरांस का आवास पर्वतीय क्षेत्र है। पौधों और जीव जंतुओं का आवास उन्हें जीवित रहने के लिए भोजन, जल, वायु, आश्रय और अन्य आवश्यकताएं प्रदान करता है। हमारा आवास हमारा घर है। इसी तरह जीव जंतु और पेड़ पौधे जिस आवास में रहते हैं उस आवास से उन्हें भोजन मिलता है, वहीं पर खाना खाते हैं, जल मिलता है, वायु मिलती है, आश्रय मिलता है, रहने की जगह मिलती है, सहारा मिलता है और अन्य आवश्यकताएं भी मिलती हैं। कई प्रकार के पौधे
और जंतु एक साथ एक ही आवास में रह सकते हैं। आवास किसी क्षेत्र की जैव विविधता को निर्मित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे हम रहते हैं, हमारे साथ गाय भैंस भी होती हैं, बिल्ली कुत्ता भी होते हैं, तो एक ही आवास में कई तरह के पेड़ पौधे और जीव जंतु रह सकते हैं। आवास किसी क्षेत्र की जैव विविधता को निर्मित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और किसी आवास में बहुत तरह के पेड़ पौधे और जीव जंतु रहते हैं, तो वो भी एक छोटा सा क्षेत्र हुआ जहाँ पर जैव विविधता होती है। तो आवास जो होते हैं वो किसी क्षेत्र की जैव विविधता को निर्मित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि अगर आवास नष्ट हो जाते हैं तो फिर जीव जंतु और पेड़ पौधे भी नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि उनके रहने के लिए जगह नहीं मिलेगी। तो इसलिए आवास भी जैव विविधता को निर्मित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये हम बाद में पढ़ेंगे। आप किन किन भिन्न विधियों से पौधों और जंतुओं के आवास के आधार पर उनके समूह बना सकते हैं। तो किन किन विधियों से पौधे और जंतुओं के आवास के आधार पर उनके समूह बना सकते हैं। एक विधि तो यह है कि जो थल पर रहते हैं और जो जल में रहते हैं। जो जीव जंतु या पेड़ पौधे थल पर रहते हैं तो उस आवास को थलीय आवास कहते हैं। थल पर रहने वाले पेड़ पौधे और जंतुओं के आवास को थलीय आवास कहते हैं। जैसे कि घास के मैदान, वन, मरुस्थल एवं पर्वतीय क्षेत्र, ये थलीय आवास के उदाहरण हैं। जल में रहने वाले पौधों और जंतुओं के आवास को जलीय आवास कहते हैं। जैसे तालाब, झील, नदियाँ, महासागर जलीय आवास के उदाहरण हैं। मेंढक जैसे कुछ जंतु जो होते हैं वो जल के साथ साथ थल पर भी रहते हैं। जल के साथ साथ थल पर भी रहते हैं। उभयचर जंतु कहते हैं। उभयचर जंतु। यदि किसी पौधे या जंतु का आवास क्षतिग्रस्त हो जाए तो क्या होगा। यदि किसी पौधे या जंतु का घर नष्ट हो जाए तो क्या होगा, वो तो मर जाएंगे। यदि बकरी को खाने के लिए घास न मिले तो क्या होगा। अगर बकरी को घास न मिले तो बकरी मर जाएगी। क्या मछली बिना जल के रह सकती है? नहीं रह सकती। मछली अपने ही आवास में रह सकती है। मछली जल में ही रह सकती है। अपने माता पिता, दादा दादी और पड़ोसियों से उन पौधों, पक्षियों और कीटों अथवा ऐसे अन्य जंतुओं के बारे में जाने जिन्हें वो बचपन में प्राय देखते थे। देखिए, जिन पेड़ पौधों या कीटों को या पक्षियों को हमारे माता पिता या दादा दादी या पड़ोसी देखते थे, हम उनको नहीं देख पाते, क्योंकि अब पेड़ पौधे कटते जा रहे हैं। अब पेड़ पौधे कटते जा रहे हैं और गांव से लोग शहरों में आते जा रहे हैं। तो जो इन्होंने बचपन में देखा उनको हम नहीं देख पाते। आप तो बिल्कुल नहीं देख पाते, मैंने फिर भी कुछ देख लिया, लेकिन आपका बचपन तो पेड़ पौधों से बहुत ही दूर है। बहुत कम पेड़ पौधे देख पाते हैं, क्योंकि पेड़ पौधों पर जीव जंतु रहते हैं, पक्षी रहते हैं। तो पेड़ पौधे नहीं होंगे तो जीव जंतु और पक्षी जो हैं वो मर जाएंगे। पेड़ पौधे कटते जा रहे हैं तो जीव जंतु और पक्षी भी मरते जा रहे हैं, क्योंकि उनका आवास नष्ट हो गया है। लेकिन अब वे कम दिखाई देते हैं। इसलिए कम दिखाई देते हैं क्योंकि पेड़ पौधे ख़त्म होते जा रहे हैं। पेड़ पौधों को ज़्यादा काटा जा रहा है। ऐसे परिवर्तन जब होते हैं जब आवास नष्ट हो जाते हैं। तो पेड़ पौधे ही उनका आवास है। कुछ जीव जंतु, कुछ पक्षी तो पौधों पर ही रहते हैं। जब पौधे नहीं होंगे तो मर जाते हैं। वो पेड़ पौधों को काटा जा रहा है तो वो मर जाते हैं। पौधों और जंतुओं के आवास की क्षति से वे अपने घर, भोजन व अन्य संसाधनों से वंचित हो जाते हैं। इसे जैव विविधता की हानि होती है। इससे जैव विविधता की हानि होती है। अगर किसी का आवास नष्ट हो जाए, किसी के आवास को क्षति पहुँचे तो उनका जीवन भी नष्ट हो जाता है। भारत में बंगाल बाघ, चीता, गोडावण की संख्या मानवीय गतिविधियों द्वारा उनके आवासीय क्षति के कारण घट गई, क्योंकि मनुष्य पेड़ पौधों को बहुत ज़्यादा काट रहा है। तो बाघ, चीता वगैरह जो है ये हैं जंगलों में ख़त्म हो रहे हैं, क्योंकि जंगल ही ख़त्म हो रहे हैं, उनके आवास ही ख़त्म हो रहे हैं। आवासीय क्षति के कारण ये कम होते जा रहे हैं, इनकी संख्या घट गई है। भारत सरकार ने हमारी जैव विविधता के संरक्षण के लिए अनेक परियोजनाएं आरंभ की हैं। बंगाल टाइगर की घटती संख्या के संरक्षण में 1973 में बाघ परियोजना या प्रोजेक्ट टाइगर आरंभ की थी, क्योंकि इनकी संख्या घटती जा रही है। इसलिए हमारी सरकार ने बहुत सारे ऐसे कदम उठाए हैं, बहुत सारी परियोजनाएं आरंभ की हैं जिनसे इनकी संख्या बची रहे, जिससे इनका संरक्षण किया जा सके, इनका बचाव किया जा सके। चीता की संख्या को पुनः स्थापित करने के लिए 2022 में चीता पुनर्वास परियोजना या चीता री इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट आरंभ किया था। इसी प्रकार गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र राज्यों में गोडावण के आवासों को संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है। संरक्षित क्षेत्र मतलब जहाँ पर कोई भी मनुष्य ना तो पेड़ पौधों को काट सकता है, ना ही उनके आवासों को ख़त्म कर सकता है। यहाँ पर यह बंगाल बाघ है, ये चीता है या ग्रेट इंडियन बर्ड्स है। क्या आप जानते हैं? तो ये क्या आप जानते हैं तो यहाँ पर इन्होंने बताया है। इसके बाद परंपरागत रूप से संरक्षित क्षेत्र, पवित्र वन, स्क्रेड ग्रोव्स।
परंपरागत रूप से संरक्षित क्षेत्र को पवित्र उपवन भी बोलते हैं। पवित्र उपवन वह अबाधित वन क्षेत्र है जिनका आकार बहुत छोटा या बहुत बड़ा भी हो सकता है। अबाधित वन क्षेत्र मतलब यहाँ पर कोई भी पेड़ पौधों को नहीं काटेगा और कोई भी जीव जंतु को नहीं मारेगा, तो ये अबाधित क्षेत्र है। और ये बहुत छोटे भी होते हैं, बहुत बड़े भी होते हैं। पवित्र उपवन पूरे भारत में पाए जाते हैं। ये कई प्रकार के औषधीय पौधे समेत विविध प्रकार के पौधों और जंतुओं का घर है। ये कई प्रकार के औषधीय पौधों का मतलब इसमें बहुत सारे औषधीय पौधे, दवाइयों के काम आने वाले पौधे पाए जाते हैं, और बहुत सारे जीव जंतु भी पाए जाते हैं, और बहुत सारे पेड़ पौधे भी पाए जाते हैं। इनका संरक्षण स्थानीय समुदाय द्वारा किया जाता है। वहाँ पर जो लोग रहते हैं वो स्थानीय समुदाय होते हैं, जो उस स्थान पर जो समुदाय रहते हैं, जो ग्रुप रहता है, तो वो इनका संरक्षण करते हैं। या किसी को भी किसी जीव जंतु को हानि पहुंचाने या पेड़ों को काटने या उसको क्षति पहुंचाने या उनके आवासों को क्षति पहुंचाने की इजाज़त नहीं है। इस प्रकार पवित्र उपवन सामुदायिक रूप से संरक्षित जैव संपदा है। आप अपने क्षेत्र के पवित्र उपवन के विषय में पता लगाइए और भी जानें। तो ये और भी जानना है कि आप अपने क्षेत्र में, आपके क्षेत्र में पवित्र उपवन कौन सा है उसके विषय में पता लगाइए। हमें अपने ग्रह को जीवन से परिपूर्ण बनाए रखने के लिए जैव विविधता की रक्षा करने की आवश्यकता है। हमें अपने ग्रह में जीवन को परिपूर्ण बनाए रखने के लिए जैव विविधता की रक्षा करनी चाहिए। पेड़ पौधों को नहीं काटना चाहिए, जीव जंतुओं को नहीं मारना चाहिए। तो क्योंकि अगर पेड़ पौधे कट गए, पेड़ पौधे नहीं रहे, तो जीव जंतु भी नहीं रहेंगे। तो ग्रह को जीवन से परिपूर्ण, तो फिर अगर पेड़ पौधे और जीव जंतु नहीं रहेंगे तो ग्रह पर जीवन भी नहीं रहेगा। तो इसलिए ग्रह को जीवन से परिपूर्ण बनाए रखने के लिए पेड़ पौधे और जीव जंतु को बचाए रखना चाहिए और उनकी जैव विविधता की रक्षा करनी चाहिए, ताकि पेड़ पौधे जीव जंतु बच सकें और फलते फूलते रहें। यहाँ पर वैज्ञानिक परिचय छोड़ दिया था, ये पढ़ लेते हैं। सलीम अली ने पक्षियों में विविधता का अवलोकन करने के लिए पूरे भारत की यात्रा की। ये सलीम अली हैं जिन्होंने पक्षियों की विविधता, विभिन्न प्रकार के पक्षियों को जानने के लिए पूरे भारत की यात्रा की। उन्होंने सभी पक्षियों की एक सूची तैयार की और उनके यात्रा मार्गों और आवासों को भी प्रलेखित किया। मतलब वे एक जगह से दूसरी जगह पर कहाँ से कहाँ तक जाते हैं और कहाँ पर वो रहते हैं, ये सब लिखा। उन्होंने पक्षियों की अत्यधिक विविधता वाले क्षेत्रों को अंकित किया। कहाँ पर किस क्षेत्र में कौन से पक्षी अधिक रहते हैं, उन विविधता वाले क्षेत्रों को भी अंकित किया। उन क्षेत्रों के संरक्षण के उपाय भी किए। उन क्षेत्रों को कैसे बचाया जा सकता है उसके उपाय भी किए। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर राजस्थान, रंगनाथित्त पक्षी अभ्यारण्य मेडया कर्नाटक ऐसे संरक्षित क्षेत्रों के उदाहरण हैं जहाँ पर अत्यधिक जैव विविधता पाई जाती है और इनके संरक्षण के उपाय भी इन्होंने किए। उन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप के पक्षियों पर 10 खंड की एक ऐतिहासिक पुस्तक श्रृंखला लिखी। उन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप पर जितने पक्षी पाए जाते हैं उन पर 10 किताबें लिखी, जैसे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 ऐसे 10 खंड की एक ऐतिहासिक पुस्तक श्रृंखला लिखी। उन्हें भारत का पक्षी पुरुष भी कहा जाता है या बर्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। उनके योगदान के लिए उन्हें 1976 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो यहाँ तक देखिए ये पाठ खत्म होता है। आपको ये सब समझ आ गया होगा, ये जो मैंने बताया है आपको सब समझ आ गया होगा। अगले वीडियो में हम इस पाठ के प्रश्न उत्तर करेंगे। अगर आपको समझ आ गया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।